दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंडिपेंडेंस डे की स्पीच। क्या क्या की पॉइंट्स और क्या क्या गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स उन्होंने इस स्पीच में बताए हैं। फ्रॉम यूपीएससी और एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं हूं आदित्य सिंह परिहार और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल AICS में। दोस्तों 74th इंडिपेंडेंस डे की ये स्पीच थी। इसमें सबसे पहले उन्होंने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स और मार्टिर्स थे उनको उन्होंने याद किया और अपना ग्रेटिट्यूड भी शो किया टुवर्ड्स सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें आते हैं आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस। क्यों उनको ग्रेटिट्यूड शो किया? ताकि क्योंकि वो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी एनिमीज रहते हैं उनसे हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो बताया, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे, जो कोविड-19 पेंडेमिक में जो देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, उन लोगों का भी उन्होंने आभार प्रकट किया, जिसमें आते हैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, नर्सेस, मीडिया रिपोर्टर्स और भी बहुत से लोग। उनको उन्होंने क्या किया, उनका भी आभार व्यक्त किया। जितनी भी चीजें उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में बनाई हैं उसको हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स में सेग्रीगेट करके कर दिया है, ताकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए और आप उनको नोट कर सकें, ताकि आपके अच्छे प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएं। सबसे ज्यादा फोकस उनका जो रहा पूरी स्पीच में वो रहा आत्मनिर्भर भारत में। दोस्तों कोविड पेंडेमिक के बाद दुनिया को ये समझ में आ गया है, स्पेशली हमारे देश को, कि हमको अब क्या होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। उसके लिए मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, जो हम लोग ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं या इंपोर्ट की हुई चीजों को यूज करते हैं, उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि उसको आप लोग रिप्लेस करके जो लोकल चीजें बनी है, जो लोकल मैन्युफैक्चर इंडिजिनियस जो चीजें हैं, उनका आप उपयोग कीजिए और उनके लिए वोकल भी होइए और लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो भी इन्हीं चीजों का यूज करें। सेल्फ रिलायंट फार्म सेक्टर के लिए भी उन्होंने कहा कि इंडिया को अब फार्म सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंट इन द सेंस कि हम लोग जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह जो चीजें बाहर से यूरिया वगैरह मंगाते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि क्यों ना हम इसको अपने देश में ही प्रोड्यूस करें और देशवासियों के लिए ही यूज किया जाए। स्पेस सेक्टर को भी उन्होंने कहा कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए उसको ओपन कर दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसरो वगैरह जो है हमारे यहाँ उस एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो कि हमारे स्पेस से रिलेटेड जो सारे प्रोग्राम्स रहते हैं उनको वो देखती है। तो उसके द्वारा एक प्राइवेट एंटिटी बनाई गई है, जिसमें क्या हो सकता है, FDI हो सकता है, बाहर की कंपनीज जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं और पार्टिसिपेट कर सकती हैं हमारे यहाँ की स्पेस रिसर्च में। एक अचीवमेंट उन्होंने गवर्नमेंट का बताया कि अभी पेंडेमिक के दौर में भी FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका 18% राइज हुआ है इंडिया के कंसर्न में। मतलब आज भी दुनिया भरोसा कर रही है इंडिया के मार्केट पर। इसीलिए तो इस पेंडेमिक दौर में जहां लोग इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं, इंडिया में वहां पर 18% क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अचीवमेंट्स के तौर पे उन्होंने बताया कि हम लोग आज पिस्टल से लेके गन्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स लाइक तेजस वगैरह जो DRDO वगैरह हमारे बनाते हैं, उन्होंने बताया कि ये भी काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा इंडिया में हो रही है। जैसा कि हमें पता है इंडिया क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ जितने भी ये आर्टिलरीज और ये गन्स वगैरह होती हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्ट गवर्नमेंट मतलब इंडिया करता है। डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में, तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, उसको इंपोर्ट करने की बजाय हम क्या करें, यहीं पे टेक्नोलॉजी डेवलप करें और एक्सपोर्ट करें टुवर्ड्स आसियान और सार्क नेशन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उनका रहा है पूरी स्पीच का, वह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर करा है। मतलब पहले होता था रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अलग स्कीम्स आती थी और प्रोजेक्ट्स आते थे, रेलवेज के लिए आते थे, एयर ट्रैफिक के लिए, और पोर्ट्स या जो रिवर वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए अलग होता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको जज किया जा रहा है और सारी चीजों को एक साथ ही, एक ही प्रोजेक्ट, एक नोडल एजेंसी बना दी गई है और सारे प्रोजेक्ट जो है एक मल्टी मॉडल और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया जाता है, ताकि क्या हो सके कि सारी जितनी भी, चाहे एयर हो, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, उनको क्या हो, सिस्टमेटिक वे से उनका डेवलपमेंट हो, ताकि देश में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी ज्यादा आने वाले समय में सुगम हो जाए। फार्मर्स इनकम डबल करने का उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट अभी वर्क कर रही है। जो 2022 का उनका मैनिफेस्टो में टारगेट भी था कि फार्मर्स की जो इनकम रहेगी उनको हम डबल करेंगे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट का है मिशन, वह यह है
कि जितने भी घर में दुनिया में मतलब इंडिया में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसमें गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो पाइप्ड वाटर उनके घर में सप्लाई हो, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। होता क्या है, राजस्थान या महाराष्ट्र में हम लोग चले जाए तो काठियावाड़ और विदर्भ वगैरह जो ऐसे इलाके हैं जहां पर साफ पानी पीने का तो क्या पानी ही नहीं प्रोवाइड होता है। तो गवर्नमेंट चाह रही कि ऐसे इलाके नहीं बल्कि पूरे देश में हर घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, ताकि उससे होगा क्या, जो बीमारियां रहती हैं पानी की वजह से, वाटर बोर्न डिसीजेज, उसका रेशो कम हो। ठीक, तो यह है जल जीवन मिशन। होम फॉर एवरी इंडियन इज अनदर एरिया ऑफ फोकस, जैसा गवर्नमेंट का एक और मिशन था कि पूरे देश में हर व्यक्ति के पास, हर परिवार के पास एक घर हो। तो घर के साथ ही ये जल जीवन मिशन को कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि वाटर और सैनिटेशन इनकी फैसिलिटी भी गवर्नमेंट दे रही है घर के साथ साथ। पुराने अचीवमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी है सभी लोगों को, मतलब 99.99% से ज़्यादा विलेजेस में अब इलेक्ट्रिक सिटी पहुंच चुकी है। गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत पहुंचा दिए गए हैं। बैंक अकाउंट जनधन योजना के तहत सभी लोगों को मिल चुके हैं। टॉयलेट सब लोगों के घर में पहुंच चुकी है। पब्लिक सैनिटेशन, साफ सफाई जितनी है गवर्नमेंट कर रही है। राशन सभी लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है। आयुष योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्या है, हेल्थ कवर है, जिसमें 5 लाख तक का बीमा प्रोवाइड किया जाता है। तो 5 करोड़ फैमिलीज को वो प्रोवाइड किया गया है। और टेक्नोलॉजी को जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, स्मॉल बिजनेस और राशन शॉप्स तक भी पहुंचा रही है। टेक्नोलॉजी इन द सेंस मतलब डिजिटल पेमेंट वगैरह को भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। विलेजेस को भी इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है। जितनी भी विलेजेस की पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट उनका जो था स्पीच में मेंशन था वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दोस्तों हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप बिल्कुल देखिए। उसको भी हमने काफी समराइज वे में बताया है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं जो कल के सिटीजन बनेंगे वह क्या रहेंगे, ग्लोबल सिटीजन रहेंगे। उनको पूरी दुनिया का नॉलेज होगा, पूरी दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारी चीजें होंगी उनका उनको नॉलेज तो होगा। इसके अलावा वो अपने रूट्स जो उनका एंशियंट कल्चर है उसको भी वो क्या करेंगे, जानेंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी डेवलप की है। न्यू मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आप आज देखेंगे कि छोटे छोटे गांव कस्बों में भी छोटी छोटी दुकानों पर भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट ने एक अपना टारगेट डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 1000 डेज में 6 लाख विलेजेस को क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा एक अचीवमेंट भी बताया है कि अभी लास्ट 5 ईयर्स में वह 1.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर चुके हैं। लक्षद्वीप जो हमारा अरेबियन सी में जो यूटी है उसको भी उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर या इंटरनेट उसको प्रोवाइड कराने के लिए भी एक टारगेट डिसाइड किया है कि विद इन 1000 डेज हम लोग लक्षद्वीप को ब्रॉडबैंड हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने वुमेन ऑफिसर्स और सोल्जर्स की एंट्री आर्म फोर्सेस में कर दी है। और जितने भी जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं जो बॉर्डर में प्रोटेक्ट करते हैं या पेट्रोलिंग करते हैं उसमें भी वुमेन्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज की तारीख में फाइटर जेट्स वुमेन उड़ा रही हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह वुमेन उड़ा रही हैं, मतलब सारी जितने भी फील्ड हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बैंकर्स हो, आईटी प्रोफेशनल्स हो, वुमेन जो है इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट बराबरी से कर रही हैं। कोविड 19 और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में भी उन्होंने कहा कि इंडिया में कोविड 19 जैसा कि पेंडेमिक चल रहा है तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट 3 अलग-अलग वैक्सीन पे रिसर्च कर रहे हैं जो कि 3 अलग-अलग स्टेजेस पे हैं। तो जब इनकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो गवर्नमेंट उनको लॉन्च करेगी और प्रमोट करेगी। एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च करी है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हेल्थ आईडी कार्ड। गवर्नमेंट का कहना है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड होना चाहिए। इसमें क्या रहेगा, जैसा हम लोगों का आधार कार्ड होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, उसमें क्या रहता है एक पर्टिकुलर आपकी आईडी रहती है, वैसा ही हर किसी का एक हेल्थ आईडी कार्ड भी बनेगा जिसमें आपकी पर्टिकुलर आईडी रहेगी। जब वह कहीं भी आप ले जाएंगे तो उसमें जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, पास में कितनी डिसीजेज आपको रही हैं,
कौन सी मेडिसिन आप अभी तक खा रहे थे और आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं। होता क्या है जनरली जब किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो वापस से सारे टेस्ट और सारी रिपोर्ट्स वापस से करवाता है। इस वजह से होता क्या है डॉक्टर को भी अंदाजा नहीं लग पाता है कि इनका पास्ट मतलब एक्सपीरियंस क्या रहा है, कौन कौन सी उनको डिसीजेज रही थी या कौन कौन सा उन्होंने मतलब इलाज किस प्रकार का लिया हुआ है। तो जब एक हेल्थ कार्ड रहेगा तो एक यूनिफॉर्म आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा उसमें स्ट्रक्चर रहेगा कि किस एज में आपको कौन सी बीमारी हुई थी, उसके लिए आपने क्या क्या इलाज करवाया था, कौन कौन से टेस्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम हो जाती है गवर्नमेंट के एंगल से। क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और हमारा क्लीन एनर्जी पे काफी ज्यादा फोकस है। गवर्नमेंट का एक और टारगेट है 2022 तक 1000 गीगावाट 100 गीगावाट का गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100 गीगावाट हम लोग अचीव करेंगे क्लीन एनर्जी से। तो क्लीन एनर्जी से जब हम लोग अचीव करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट जो रहेगा वो रिड्यूस होगा। और जो क्लाइमेट चेंज की तरफ से जो गवर्नमेंट का बोलते हैं कि इंडिया में जो है सबसे ज्यादा या वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जो कि क्या करती है कार्बन एमिट करती है, तो वो क्या होगा रिड्यूस होगा। तो उसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है और हम जितनी भी क्लीन एनर्जी होगी उसको क्या करेंगे प्रमोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीजों मतलब जितने भी अप्रोच हो सकते थे गवर्नमेंट ने बताए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, वुमेन एम्पावरमेंट से हो, आने वाले टारगेट्स क्या गवर्नमेंट के रहेंगे और पुराने उन्होंने जो अचीव कर रखे हैं वह भी टारगेट को गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में मेंशन क्लियरली करा है। अब लास्ट में उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि जो लद्दाख है अभी हम लोगों ने स्टैंड ऑफ देखा है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। इसके अलावा लद्दाख को हम क्या करना चाह रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाना चाह रहे हैं या कार्बन न्यूट्रल यूटी बनाना चाह रहे हैं। होगा क्या, जितना कार्बन वहां से इमिट होगा वही उतना ही कार्बन जो अभी तक इमिट होता था वो क्या होगा उसका रिडक्शन होगा। तो उस वजह से क्या होगा एक न्यूट्रल स्टेज आ जाती है कि इसका जो मतलब जो कार्बन इमिशन है वो उसका क्या हो रहा है जीरो पे आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सिक्किम जैसा जो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट था, तो लद्दाख को भी उसी रास्ते पे हम लोग ले जाना चाहते हैं कि लद्दाख जो हमारा यूटी है वो क्या हो जाए ऑर्गेनिक यूटी बन जाए। पाकिस्तान और चाइना का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा दोनों की आइडियोलॉजी कि टेररिज्म हो या एक्सपांशनिज्म, मींस पाकिस्तान हो या फिर चाइना की जो पॉलिसी अभी चल रही है, इंडिया दोनों को अच्छी तरीके से काउंटर कर रहा है और डिफीट कर देगा। और उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया वह इंडिया नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। उन्होंने यह भी बताया कि इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, जैसा कि अभी रिसेंट में इंडिया यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बना है, जिसमें 192 कंट्रीज में से 184 कंट्रीज ने उसका समर्थन किया है। तो इसका मतलब यह सीधा सीधा देखा जा सकता है कि दुनिया भी आज इंडिया पे भरोसा कर रही है। लास्ट में उन्होंने अपनी स्पीच में राम टेम्पल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडिया में जो राम डिस्प्यूट जो चल रहा था इतने टाइम से अयोध्या डिस्प्यूट, उसका जो रिजोल्यूशन हुआ या रिजॉल्व हुआ है वो काफी पीसफुल और लीगल मैनर में हुआ है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है काफी पीस और रिस्पेक्ट के साथ, जो कि दर्शाता है हमारी जो डेमोक्रेसी है अब क्या हो रही है मैच्योर हो रही है और अब आने वाले समय में एक ग्रैंड रैम टेम्पल वहां पे बनने जा रहा है। तो यह सारी स्पीच और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि से रिलेटेड बात अपनी स्पीच में रखी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।